अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। एक दफ़ा एक शख्स को कुछ सोने की ज़रूरत थी, लेकिन सोना ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। तो एक दिन वो बाज़ार गया। जब वो सुनार की दुकान पर पहुंचा तो ढेर सारा सोना देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। उसने सोने का एक डला उठाया और बेनियाजी से आगे चल दिया। चौकीदार उसके पीछे भागा और फौरन जाके उसको पकड़ लिया। चौकीदार ने पूछा, इतने लोगों की मौजूदगी में तुम्हें सोना चुराने की हिम्मत कैसे हुई? उसने जवाब दिया कि सोना उठाते वक्त मुझे सिवाय सोने के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार उसे पकड़कर काजी के पास ले गया और सारा माजरा उसे सुना दिया। काजी ने कहा कि जिस शख्स की आंखों पर हवस की पट्टी बन जाए उसे सिवाय अपने मफाद के कुछ नजर नहीं आता। वैसे कितनी अच्छी बात की काजी ने। खैर, हम देखते हैं आज का प्रोग्राम झलकियों में। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में विमेन हॉकी का मुनफरिद मुकाबला, महंगाई ने कुव्वत खरीद पर क्या असर डाला, कौन है दोनों हाथों से माजूर प्रोजेक्टर ऑपरेटर। आपने कभी जर्द आलू खाया है? बहुत लजीज फल है। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी की वजह से मेरा दिमाग खिसक गया है, तभी मैं आलू को फल कह रही हूँ। है ना, यही सोचा था ना आपने? तो जनाब, ऐसी भी बात नहीं है। मैं बकायदा होशो हवास में बात कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। भाई, ये जर्द आलू नहीं बल्कि जर्द आलू है और एक फल का नाम है। और ये फल पाया जाता है बलूचिस्तान में और बहुत ही कसरत से पाया जाता है, बल्कि इसे दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये फल सुखाया भी जाता है। वैसे तो ये मीठा होता है, लेकिन सुखा कर कुछ खट्टा मीठा हो जाता है। और पता है क्या, इसकी चटनी भी बनाई जाती है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस फल की बात कर रही हूँ। नहीं पता चला? चलें रिपोर्ट देखें, खुद ही पता चल जाएगा। जरदालू जिला कल्लात के मशहूर फलों में से एक है। जिला कल्लात के इलाके सुराब में इस फल के बागात कसीर तादाद में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में अनार, बादाम, पिस्ता, सेब, चेरी, आड़ू की पैदावार तो ज्यादा है, लेकिन लोग इस फल को ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इस साल भी इस फल की मांग में बेहद इजाफा हुआ है। जरदालू मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता है। जरदालू को खुश्क करके खुश्क मेवाजात भी हासिल किए जाते हैं। इन मेवाजात को मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त के लिए ले जाकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जाता है। मकामी जिम्मेदारों ने बताया कि ये फल गर्मियों के मौसम में पक जाता है और इलाका सर्द होने के बायस बेहतर पैदावार देता है। जरदालू को खुश्क करके इससे चटनी भी बनाई जाती है। जैसे जैसे इसकी मांग में इजाफा हो रहा है, इसकी कीमत में भी इजाफा देखने को मिलता है। आजकल जरदालू 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। जरदालू की पैदावार से यहाँ के लोगों का मुआश भी वाबस्ता है और इसके बागात ने इलाके को कुदरती हुस्न बख्शने में भी अहम किरदार अदा किया है। अब से कुछ अर्सा पहले की बात है कि हमारे यहाँ एक मिठाई बहुत मशहूर हुआ करती थी। खास तौर पर मंगनी या शादी ब्याह के मौकों पे ये मिठाई अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों वगैरह में खासी बांटी जाती थी। आपको याद आया वो क्या मिठाई थी? अरे भाई, वो बतासा थी। सफेद रंग का गोल गोल सा मीठा सा क्रिस्पी सा हुआ करता था और छोटे बड़े सभी उसे बहुत शौक से खाया करते थे। बतासा अभी भी खाया जाता है, लेकिन वहाँ जहाँ बनता और बिकता हो। शहर वाले तो बेचारे बतासे को भूल ही गए, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी ये रवायती मिठाई दस्तयाब है। आपको बतासा के मायने पता है? बतासा संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके मायने है बुलबुला। बतासा भी बिल्कुल एक बुलबुला ही लगता है, लेकिन पानी का नहीं, चीनी का। बतासे के बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से।
ہر علاقہ اپنی سوغات کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حافظ آباد میں بھی ایک ایسی سوغات تیار ہوتی ہے جو قدیم زمانے سے مشہور ہے۔ شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر بتاشا بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا۔ شادی کی تقریبات کے موقع پر بتاشا مٹھائی کے طور پر تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔ اب لوگ پتاسے کی جگہ مختلف قسم کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشیوں کے موقع پر، پارٹیوں کے موقع پر۔ کسی گھر میں بچے کی ولادت ہو تو وہ خوشی بھی بتاشے کے بغیر نامکمل تصور ہوتی تھی، لیکن اس قدیم روایت کو اب نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بتاشے کی جگہ مٹھائی نے لے لی ہے۔ بتاشا تیار کرنے والے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان بتاشے سے ہٹ کر مٹھائی کی طرف چلا گیا ہے۔ لوگ ہوں مثلا مٹھائی کھان لگ پے نے، تاسا نہیں کھا رہے تو اس والے بے روزگاری ہے، تو حالانکہ اس چیز نہ سوچا جائے۔ چینی اور گلوکوز سے تیار کیا جانے والا حافظ آباد کا بتاشا لوگ بیرون ملک اپنے عزیز و اقارب کو بھی بھیجتے ہیں۔ جناب اب ہمیں لینی ہے ایک بریک، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ ابھی مجھے آپ کو اور بھی مزے مزے کی چیزیں کھلانی ہیں۔ میرا مطلب ہے بھئی رپورٹس دکھانی ہے مزے مزے کی چیزوں پر، تو ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگی ہیں، لیکن اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ اب تو خواتین کام ہی نہیں، سپورٹس میں بھی حصہ لینے لگی ہیں۔ پہلے انہوں نے کرکٹ کے میدان میں اپنے قدم جمائے اور اب ہاکی میں۔ اور پتہ ہے کیا، جنوبی پنجاب میں خواتین کا ہاکی کا میچ بھی ہوا جو پاکستان ہاکی کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا۔ اس میچ میں مختلف شہروں کی ٹیموں نے حصہ لیا اور ٹرافی کس کے حصے میں آئی یہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے۔ متی اللہ خان آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ بہاولپور میں شروع ہونے والا آل پنجاب گرلز فلڈ لائٹ گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ ختم ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 9 ٹیموں نے حصہ لیا۔ 2 پولز میں تقسیم ٹیموں میں میزبان بہاولپور کے علاوہ ملتان، ساہیوال، سرگودھا، ڈیرہ غازی خان، لاہور، راولپنڈی، گجرانوالا اور فیصل آباد شامل تھے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے مقابلوں سے پاکستان کی انٹرنیشنل ہاکی کو بہت اچھی خواتین کھلاڑی ملے گی۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں ملتان نے میزبان ٹیم بہاولپور کو 0 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر فتح حاصل کی، جبکہ فیصل آباد کی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں 3ری اور گجرانوالا نے 4تھی پوزیشن حاصل کی۔ بہاولپور نے یہ پہلا ٹورنامنٹ کروایا اور بہت اچھا کروایا، اور فلائٹ لائٹس میں یہ پہلا ٹورنامنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایسا ٹورنامنٹ 2006 اور 2002 میں کھیلا تھا ملائیشیا میں۔ ڈی سی او بہاولپور نے گرلز ہاکی کے فروغ کے لیے اس ٹورنامنٹ کو ہر سال بہاولپور میں منعقد کرانے کا اعلان کرتے ہوئے فاتح ٹیموں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا تھا بہاولپور میں، اور اس سے ہاکی کو اور خاص طور پہ گرلز ہاکی کو کافی فروغ ملا، اور انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ سالانہ بیسس پہ ایک پرماننٹ ایونٹ کے طور پہ ہوتا رہے گا۔ بیسٹ پلیئر آف ٹورنامنٹ اور بہترین گول کیپر کے اعزازات بھی ملتان ٹیم کے کھلاڑیوں نے حاصل کر کے ٹورنامنٹ میں کلین سویپ کیا۔ جنوبی پنجاب میں کھیلے جانے والے اپنی نوعیت کے اس پہلے ٹورنامنٹ کا مقصد یہاں کی خواتین کو کھیل کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پروفیشنل ہاکی کی تربیت بھی فراہم کرنا ہے۔ کیمرامین عدنان علی اور عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ جناب اب ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سنتے ہیں دھرتی کے علاقوں سے مختصر نیوز۔ پولیو سے پاک پاکستان پروگرام کے تحت 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈی سی او جیکب آباد ساجد جمال ابڑو نے کم سن بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ 5 روزہ پولیو مہم میں 428 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جو ہسپتالوں، مسافر بس سٹینڈز، پیٹرول پمپس، ریلوے کراسنگز، ریلوے اسٹیشن سمیت گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اس مہم کے دوران 73,122 بچوں اور بچیوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
सरगोधा शहर और गिरदनवाह में पेट्रोल की शदीद किल्लत एक बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसके बायस कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है। अक्सर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल पंप्स के बाहर पेट्रोल खत्म होने के नोटिस लगा रखे हैं, जबकि मिनी पेट्रोल एजेंसियों पर पेट्रोल फी लीटर 120 रुपए से 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इस सूरत हाल के बायस शहरियों के लिए बिलखुसूस कारोबारी लिहाज से शदीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और अगर किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है भी तो घंटों इंतजार के बाद शहरी कम मिकदार में पेट्रोल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। वापडा वालों के साथ मिलकर बिजली चोरों को पकड़ने वाली सादिकाबाद सिटी थाना की पुलिस खुद बिजली चोरी करने लगी। सिटी थाना की बिजली वापडा की अदम अदायगी के बायस मुनक़ता है, जिसके बाद पुलिस थाना सादिकाबाद ने बिजली चोरी करना शुरू कर दी है और वापडा की जानिब से बिजली की चोरी के हवाले से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। पुलिस की जानिब से सरेआम कुंडा सिस्टम के तहत बिजली इस्तेमाल की जा रही है। ननकाना में जोड़ मेला की तकरीबात खत्म, इंडिया से आए सिख यात्री वापस रवाना। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मेले में शिरकत के लिए इंडिया से 113 सिख यात्री 3 रोज कबल पहुंचे, जिन्होंने यहां अपनी मजहबी रसूमात अदा की। उन्होंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी और रिहाइश के उम्दा इक़दामात को सराहा। काबिल जिक्र बात यह है कि 113 सिख यात्रियों के लिए 850 से जायद पुलिस एहलकारों ने 3 दिन लगातार ड्यूटी दी, जिसमें 4 DSP, 24 इंस्पेक्टर, 48 सब इंस्पेक्टर, 93 ASI, 90 हेड कांस्टेबल, 745 कांस्टेबल, 18 लेडी कांस्टेबल, 26 एलीट फोर्स के जवानों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। पुलिस की जानिब से इस साला कारकर्दगी पर अवामी हलकों ने खूब दाद दी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध ने मुतालबा किया है कि सिंध में डॉक्टर्स की महकमा जाती तरक्कियां फौरी तौर पर की जाएं, बसूरत दीगर डॉक्टर्स एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PMA सिंध के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पीर मंजूर ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने डॉक्टर्स के मसाइल पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए महकमा जाती तरक्कियां करने का हुक्म दिया था, मगर ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमती अहकामात को कागजी कार्रवाई के बहाने ताखीर का शिकार कर दिया है, जिसकी वजह से सिंध में हजारों डॉक्टर्स ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रहीम यार खान के नवाही इलाके मोहम्मदपुर में ऑयल एजेंसी में डीजल और पेट्रोल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की 1.5 घंटे की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। डीजल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जनरेटर को चलाया गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से डीजल की टंकी में आग भड़क उठी और उसी आग ने ऑयल एजेंसी में मौजूद पेट्रोल और साथ वाली दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवा और पेट्रोल के फैलने से आग फैलती गई, साथ वाली दुकानों में मौजूद तमाम सामान भी जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपए मालियत का 12,000 लीटर डीजल और 3,000 लीटर पेट्रोल और दीगर सामान जल गया। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। वैसे हमारे इर्द गिर्द इत्तफाकिया तौर पर ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उन पर परेशान होने के बजाय हंसी आने लगती है। भाई मसलन अगर कोई शख्स चलते चलते फिसल जाए तो उस पर अफसोस करने के बजाय सब हंसने लग जाते हैं। भाई बंदा पूछे कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, लेकिन हंसी को कौन रोक सकता है भला। ऐसे ही खुशगवार वाकयात की वीडियो हमें भेजते हैं वो लोग जो बनना चाहते हैं दुनिया का रिपोर्टर। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई वीडियो है तो हमें भेज दें। और अभी देखते हैं एक वीडियो जो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर इरफान ने। जी जनाब, तो कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक से ही हमें आपकी पसंद और नापसंद का पता चलता है। हाँ, फीडबैक की बात हो रही है तो क्यों ना आपके कुछ पैगामात ही पढ़ लिए जाएं। तो जनाब, हमें मैसेज किया है नादिया अहमद ने सियालकोट से, और नादिया कहती हैं कि मुझे प्रोग्राम बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर आउटडोर प्रोग्राम बेहद पसंद आया है। सियालकोट में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि काबिले दीद हैं, कभी यहाँ आकर भी प्रोग्राम करें। एक और मैसेज हमें भेजा है सफ़ा ने गुजरांवाला से। सफ़ा कहती हैं कि उन्हें तनख्वाहदार तबके पर बनाई गई रिपोर्ट बेहद पसंद आई। अगर ये रिपोर्ट दोबारा दिखा दें तो क्या ही बात है।
جی صفا، آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے گی، کیونکہ آپ کی ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہے کہ جو اچھی اچھی رپورٹس ہیں وہ ہم ان کو دوبارہ دکھا دیا کریں. تو اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی فرمائش جلد ہی پیش کر دی جائے گی. اس کے علاوہ ہمیں ای میل بھیجی ہے عتیق الرحمان نے اٹلی سے، اور عتیق کہتے ہیں کہ پروگرام میری دھرتی میری دنیا میں صرف پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے. کبھی بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے بارے میں بھی کچھ شامل کر دیا کریں، کیونکہ بیرون ملک بیٹھے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں. میسج بھیجا ہے مریم جاوید نے لاہور سے، اور مریم کہتی ہیں کہ پروگرام میں اسکولوں کے حوالے سے جو رپورٹس دکھائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ٹیبلوز اور سٹیج پرفارمنس پر ہی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس کی اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز دکھا دیا کریں، جیسے کہ گرل گائیڈ ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری مثبت سرگرمیاں بھی. جی جناب، تو یہ تھا آپ کا فیڈ بیک. آپ اسی طرح سے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہا کریں. سیانے کہتے ہیں کہ راز کی بات اسی وقت تک راز رہ سکتی ہے جب تک وہ آپ کے اپنے تک محدود ہے. جیسے ہی آپ نے وہ بات کسی کو بتائی تو سمجھ لیں کہ سب کو پتہ چل گیا. یعنی جس راز کی ہم خود حفاظت نہیں کر سکتے اس کی کوئی اور کیوں کرے گا. خیر، راز کی باتیں تو راز ہی رہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں بالکل بھی راز میں رکھنے والی نہیں ہوتی بلکہ کہہ دینے کے لیے ہوتی ہیں. تبھی تو ہم آپ سے پوچھتے رہتے ہیں اور اب بھی پوچھ رہے ہیں. سنتے ہیں جو آپ کہتے ہیں. لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے. آپ کے سامنے دیکھنا جنریٹر چل رہا ہے، کوئی مارکیٹ میں کسٹمر ہے نہیں ہے. اور دن بدن جس طرح کہ مجھے لگ رہا ہے یہ اور معاملہ جو ہے نا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارا سیزن کا ٹائم ہے یہ والا. عام دنوں میں یا عام اوقات ہمارے پاس اچھا خاصا رش ہوتا تھا، لیکن آج کل کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ جو ہے پہلے 125 میں تھی، اب یہ 140 میں ہے، 45 میں. تو واقعی دیکھ کے میں چھوڑ گئی ہوں اس کو. ایک تو معیار بھی نہیں ہے ویسا جیسا پہلے تھا، پہنچ سے دور ہے مہنگائی. وہ خریدنے والے خرید لیتے ہیں، میرا تو خیال نہیں خریدنا چاہیے. پھر جیسا بھی ہے، جیسے حالات ہیں ویسے گزارا کرنا چاہیے. تو میں تو نہیں، ہم لوگ نے تو بہت کم کر دیا ہوا ہے کہ جنہوں نے خریدنا ہے انہوں نے ہر حال میں خریدنا ہے. پہلے وہ جو بچے مانگتے تھے ان کو لے کے، اب ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ جیسا بھی ہے گزارا کریں. کوئی ایسی بچیاں تو کرتی نہیں میک اپ کوئی بھی، یونیورسٹی میں جاتی ہیں وہ میک اپ بالکل بھی نہیں کرتی. لیکن یہ ہے کہ اب انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مہنگائی ہے تو نہ بھی کریں. تو میرا خیال ہے، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو نہ کریں. جی بالکل ایسے ہوا ہے کہ ہر آدمی کے لیے اب مہنگائی کی وجہ سے خریداری کرنا زیادہ ممکن نہیں رہا ہے، اور لوگ جو بڑی مشکل سے اپنے ضروری اخراجات میں سے کچھ پیسے کاٹ کے اور اس کے بعد وہ کچھ شاپنگ کر سکتے ہیں. ادروائز اب وہ دور نہیں رہا ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں خصوصی طور پہ عوام کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایسے اقدامات کرے جس سے کہ عام آدمی کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے. کپڑے لیے ہیں لیکن لیے کہ ان لوگوں نے زیادہ ہی مہنگائی کی ہے. لوگوں نے اتنے کا سوٹ نہیں جتنا انہوں نے بڑھا کے ریٹ کر دیے ہیں، لیکن لینا تو پڑتا ہے. ظاہری بات ہے گرمی کے سوٹ تو پھر لینے پڑتے ہیں سیزن کے حساب سے. ظاہری بات ہے اپنی کریں یا نہ کریں، بچوں کی تو کرنی پڑتی ہیں. بچوں کی تو انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو میں ابھی 2 سوٹ لے کے آئی ہوں، اس میں 4 سوٹ آ جاتے تھے، ابھی میں 2 لے کے آئی ہوں. کھانے پینے کی چیزیں کسٹمر نے کھانی ہی کھانی ہے، وہ چاہے مہنگی ہو سستی. اس سے یہ ہوتی ہے عیسائی شرعی چیزیں نا، یہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اس لیے عام کنزیومر جو ان سے ہوتا ہے یہ چیزیں نہیں لیتے. یہ وہی لیتے جن کے پاس گنجائش ہوتی ہے. اتنا کسٹمر میں قوت نہیں ہے کہ وہ پرچیز کر سکے. پرائس سن کے کسٹمر چھوڑ دیتے ہیں. اتنی مہنگی ہو گئی ہیں آئٹم نا. جہاں پہ ہم 10 ٹائمز نکل رہے تھے وہاں پہ 4 ٹائمز نکلنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو ضروریات زندگی ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی. لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور بس اوپر نیچے تو کرنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے. کٹ ڈاؤن تو ایز سچ کرنا پڑا ہے ڈیفینیٹ، کیونکہ جہاں ہم نے 2 بیگز ان اے منتھ خریدنے ہیں وہاں ان اے منتھ ایک ہی بیگ خریدیں گے. ہاف سے بھی آپ کہہ لیں، ہاف سے لیس ہو گیا، لیس دین ہاف ہو گیا. ڈیفینیٹ ایک وقت میں لون کے ایٹ اے ٹائم آپ ایزیلی 6 افورڈ کر سکتے ہو، لیکن آج کل کی مہنگائی میں آپ کہتے ہو کہ 3 بن جائے وہی کافی ہیں. مہنگائی کی اگر دیکھی جائے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور پرچیزنگ پاور لوگوں کی ختم ہو چکی ہے. اور مارکیٹ کا حال آپ کے سامنے کہ ونڈو شاپنگ والے زیادہ ہیں، مگر جو بھی ریٹ سنتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہی صورتحال ہے مہنگائی کے بارے میں. جہاں پر 10 سوٹ بنتے تھے وہاں پر آپ سے صرف 2 سوٹ بنتے ہیں یا 5 بنتے ہیں. ہاف تو ہوا ہے اور کافی اثر پڑا ہے. بجٹ بھی خراب ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. جب موڈ ہوتا ہے تو شاپنگ کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ
हाफ ही होती है शॉपिंग और फिर वैसे जाना पड़ता है। हर चीज़ तो महंगी होती है, कस्टमर डिस्टर्ब हो रहा है, जाहिर बात है। कस्टमर कह रहा है कि इतनी रेट ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, तो जाहिर बात है पीछे से महंगी आती हैं और कस्टमर नहीं लेता, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका हुआ है। जनाब अब वक्त है ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं बस चंद ही लम्हों के बाद। एक शख्स है रमज़ान, वो मकामी सिनेमा में प्रोजेक्टर ऑपरेटर है। वैसे तो सिनेमा का प्रोजेक्टर ऑपरेट करना रोज़मर्रा का मामूली सा काम है, लेकिन अगर आप रमज़ान को ये काम करता देख लें तो हैरान रह जाएंगे कि वो ये काम करता किस तरह है, और फिर आप उसकी हिम्मत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। देखते हैं कि रमज़ान की खास बात क्या है। है तो वो सिनेमा प्रोजेक्टर ऑपरेटर, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी भी है एक फिल्म कहानी। जब मैं 9 साल का था और मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, तो जब मैं होया 12-13 साल का, जब मेरी उम्र हुई तो मेरे ये दोनों हाथ कट गए थे चारे वाली मशीन में, जिसको पंजाबी में टोका बोलते। जब मैं पढ़ने जाता तो मुझे शौक़ पड़ गया यार मैं फ़िल्म देखूं, और जब मैंने फ़िल्म देखी है तो मैंने फ़िल्म देख के मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि मैं ये काम सीखूंगा। मैंने कहा उस्ताद जी मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। तो उस्ताद कह रहे हैं यार आप काम नहीं सीख सकते। मैंने पूछा क्यों उस्ताद जी, मैं क्यों नहीं सीख सकता? कि मेरा दिमाग नहीं, कि मेरी आँखें नहीं, क्या मसला है, मैं क्यों नहीं सीख सकता, आप मुझे बताएँ। उस्ताद कह रहे हैं यार आपके दोनों हाथ नहीं है, यहाँ कैंची पकड़नी पड़ती है, यहाँ प्लास पकड़ना पड़ता है, ये जो रील लगाते हैं ये दोनों हाथों उंगलों के बगैर ये रील नहीं लगती, ये थोड़ी सी इधर उधर लग जाए पूरा प्रिंट जो बेकार हो जाता है। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे शौक़ है काम सीखने में। उस्ताद मेरे कह रहे कि यार बात ये है, चलो तुम आपके ज़हन की बात है, अगर करना चाहते हो तो चलो करो। उस्ताद मेरे जो भी काम करते थे ना, वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते थे। रील लगानी है उन्होंने मुट्ठी बंद करके लगानी है, जब उन्होंने चेंज करना है मुट्ठी बंद करके करना है, जब उन्होंने कार्बन लगाना है मुट्ठी बंद करके लगाना है। वो इसलिए करते थे, वो कहते ये मैंने कर लिया तो ये भी कर लेगा। से काम सीखा ज़िला भावनगर में। तो ऐसा जब काम मैंने सीख लिया, पहली फिल्म मेरे गुजर बादशाह सुल्तान की लगी थी और मैंने काम सीख लिया। अल्लाह ने जिस सिनेमा में काम, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। मुझे पता चला लाहौर में ऑपरेटर की बहुत इज्जत है, तो मैंने लाहौर शहर में आके मल्तान चुंगी गुलशन सिनेमा था, उधर मैंने काम किया। तो जब मैं मालिकों के साथ सलाम तो ली, तो मुझे कहते हैं यार आपके हाथ नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। मैंने कहा जी आप मुझे ऐसे करें, मेरी ट्राई लें। उन्होंने मुझे से गाना चलवाया और थोड़ी बहुत फिल्म चलवाई। उन्होंने कहा यार हिट, दोनों हाथ नहीं है तो काम कर सकते हो। लो जी मैंने 1 साल काम किया उधर। उस वक्त 70-80 रुपये दिहाड़ी होती थी, लेकिन उस वक्त मैं छड़ा चाह था, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अकेला ही था। 70-80 मुझे बहुत होते थे। तो ऐसे हुआ लाहौर शहर में मेरी शादी हो गई। अल्लाह पाक ने मुझे 4 बेटों से नवाजा है। मैं अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह पाक ने मेरे 2 हाथ नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे 8 हाथ दिए हैं। अल्लाह पाक ने मुझे 4 बेटे दिए हैं। अल्लाह पाक ने मुझे बीवी बहुत अच्छी दी है। मुल्तान चुंगी सिनेमा वो मैं काम किया, उधर 80 रुपये थे, मुझे 100 रुपये मिलने के। अलमुताज सिनेमा था पक्की टट्टी, उधर मुझे 100 रुपये देते थे। फिर मैं मूनलाइट सिनेमा में आ गया, इधर मैंने काम किया, इधर मुझे 150 मिलता था। मेरे जैसे लोग अगर सिनेमा बंद है, मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? उनका क्या है, क्या कहाँ से खाएंगे, वो क्या करेंगे? चूल्हा कभी जलता है और कभी नहीं।
लेकिन रमज़ान अपने नसीब पर जलता है न कुटता। बच्चों की फीस भी है और 2500 रुपया मैं घर का किराया देता हूँ जहाँ मैंने मकान किराए पे लिया हुआ है। तो बत्ती का बिल, गैस का बिल, ऐसे तो फिर वो मेरे मोहल्ले में लोग आ जाते हैं, यार ये मकान चढ़ना, वो मकान किसी को किराए पे ला दिया, उधर 200-150 मिल जाता है। फिर मैं को ट्राली वाला मुझे बुला लेता है, मैं ट्रैक्टर चला लेता हूँ। ट्रैक्टर चलाना उसके लिए मुश्किल हरगिज़ नहीं। साइकिल पे मैं सर बकर मंडी से शेराकोट साइकिल पे आता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ। अगर मैं वैगन पे जाऊँ तो स्टाफ से स्टाफ 15 रुपये किराया लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ से देगा। वो छोटा बच्चा मेरा जो जब मैं घर से आता हूँ तो वो कहता बाबा जी मुझे झूला दो, जब मैं जाता हूँ बाबा जी मुझे, वो बच्चा छोटा 2.5 साल, उसको नहीं पता बाबा के हाथ हैं या नहीं है। इस्त्री ठीक करवाने की सकत नहीं, सबके कपड़े यूं ही इस्त्री होते हैं। कदर वाला टाइम तो ख़त्म हो गया। वो मैं आपको बताता हूँ, जब सैनमे को रुझान होते थे ना, जब ऑपरेटर सैनमे में एंटर होता था ना, मैनेजर, गेट कीपर सभी सलूट करते थे। मैं तो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे पे स्कूल पढ़ें, हैं जी, और मैं तो धक्के खा ही रहा हूँ, कभी इस शहर में फिल्म, कभी उस शहर में फिल्म चला दी। रमज़ान बाहिम्मत है और उसकी हिम्मत बंधाना हम सब की जिम्मेदारी। वैसे पाकिस्तान की क्या ही बात है, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे गुलकार गुजरे हैं कि जब वो गाते थे तो लोग उनकी आवाज़ के सहर में खो जाते थे। वो अजीम पाकिस्तानी हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए। उनके वालिद और ताया अपने वक्तों के मशहूर कवाल थे। उनके ख़ानदान ने पार्टीशन के वक्त हिजरत करके फैसलाबाद में सकूनत इख्तियार कर ली। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 4 बहनों के इकलौते भाई थे। वालिद उन्हें आला तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें तो मौसीकी से इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी तमाम उम्र मौसीकी सीखने में सर्फ कर दी। 1979 में उनकी शादी फर्स्ट कज़न नाहिद से हो गई, जिनसे उनकी एक बेटी है जिसका नाम है निदा। मौसीकी के जरिए उन्होंने प्यार का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और उनके फैज़ से खुद उन्हें बेपनाह शोहरत नसीब हुई। पाकिस्तान में नुसरत फ़तेह अली ख़ान का पहला तारुफ अपने ख़ानदान की रवायती रंग में गाई हुई कवालियों से हुआ। उनकी मशहूर कवाली अली मौला अली उन्हीं दिनों की यादगार है। बाद में उन्होंने दीगर और शोरा का कलाम अपने मखसूस अंदाज में गा कर कामयाबी के झंडे गाड़े। उनकी जो कवाली बेहद मशहूर हुई वो है सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक और सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। इन कवालियों ने कवाली से लगाव ना रखने वाले तबके को भी अपनी तरफ राग़िब किया। एक बार बैरून मुल्क एक कॉन्सर्ट में नुसरत फ़तेह अली ख़ान बराह रास्त गा रहे थे। वहाँ पाकिस्तानियों के अलावा अंग्रेज़ भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली पर अंग्रेज़ यूं झूम रहे थे जैसे उन्हें बहुत समझ आ रही हो। किसी ने एक अंग्रेज़ से पूछा, जनाब आपको क्या समझ आ रही है? तो उसने जवाब दिया, मुझे अल्फाज की समझ तो नहीं आ रही, लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़, सुर और लय उसे झूमने पर मजबूर कर रही है। तो जनाब ये आलम था उनकी मौसीकी और गायकी का। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर शोहरत उस वक्त मिली जब उनकी कवाली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त रिलीज हुई। कवाल की हैसियत से उनकी 125 एल्बम्स रिलीज हुई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन एल्बम्स में दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, अली मौला अली, ये जो हल्का हल्का सरूर है, मेरा पिया घर आया और अल्लाह अल्लाह है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जदीद मगरबी मौसीकी और मशरकी के मिलाप से एक नया रंग पैदा किया और नई नस्ल के सुनने वालों में काफ़ी मकबूलियत हासिल की। अजीम गुलकार और मौसीकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान 16 अगस्त 1997 में खालिक हकीकी से जा मिले। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कुछ लफ्ज़ जो हमारे यहाँ आम बोले जाते हैं वो दुरुस्त नहीं होते, यानी कि कुछ लफ्ज़ असल में तो कुछ और होते हैं लेकिन वो बिगड़ कर कुछ और ही बन जाते हैं। जैसे कि कुल्फ़ी, असल में कुल्फ़ी कुल्फ़ी नहीं बल्कि कुफली है। कुफली लफ्ज़ कुफल से निकला है जिसके मायने ताले के हैं। कुफली दूध को जमा कर बनाई जाती है, यानी दूध को एक सांचे में लॉक कर दिया जाता है। इसी वजह से इसका नाम कुफली रखा गया, जो कि गुजरते ज़माने के साथ साथ कुल्फ़ी बन गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।